नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे विकास के नाम पर विरोध, एलिवेटेड कॉरिडोर। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और बंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाली जगहों और मकानों पर लाल निशान लगाना शुरू हो गए हैं। साथ ही क्षेत्र की तमाम रजिस्ट्रियों को भी जल्द सीज किया जाएगा। कुल लागत में से रिस्पना नदी प्रोजेक्ट की लागत 2100 करोड़ रुपए, जबकि बंदाल नदी एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए है। और बंदाल और रिस्पना नदी पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में रिस्पना और बंदाल नदी पर बनने वाले इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मकानों, दुकानों और तमाम संपत्तियों पर निशान लगाना शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग की सर्वे टीम फील्ड में मौजूद है। इसके साथ विभागीय इंजीनियर्स भी हैं। फिलहाल रिस्पना नदी पर राजीव नगर से लेकर मोहिनी रोड पुल तक सर्वे का कार्य चला, जहां पर नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है, इसलिए यहां पर बहुत कम मकान अभी इस जद में आ रहे हैं। जैसे जैसे सर्वे का कार्य आगे की तरफ बढ़ेगा, कई घनी आबादी वाले क्षेत्र इस प्रोजेक्ट के जद में आएंगे, जिसको लेकर विरोध तेज हो गया है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। यही समस्या है कि देखो, हमें 30-40 साल हो गए नदी के किनारे, नदी से खरोर के हमने अपना घर बनाया। बच्चे देखो काला भी हमारा हो गया है उससे चलाते चलाते। ये देखो हाथ भी देखो, पानी में कंधे में हाथ अच्छे। ये समस्या है कि हमने बहुत खून पसीने से बनाए हैं। इंदिरा गांधी की बसाई हुआ हमारी मलिन बस्तियाँ है। तो ये मोदी सरकार को क्यों हमें उठा रहा है? हमें उठाना चाहिए। कांग्रेस उठाएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठाएगा तो हम नहीं उठेंगे। पुस्तक दी धामी मोदी के कहने से हम घर नहीं उठाएंगे, चाहे हम मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे। हमने वहाँ अपने कफन दे देंगे, बाकी हमने अपनी मलिन बस्तियाँ नहीं तोड़ने देंगे। हमारी समस्या यही है, सब लोगों की एक ही समस्या है कि जिस दिन से इस सरकार की नज़र हमारी बस्तियों पे पड़ी है, उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो अपना दुख किसके सामने सुनाएं? लोगों को देखते हैं, अपने बहुत गरीब तबके के लोग नदी के किनारे बैठे हुए। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम नदी के किनारे क्यों बैठते? इस सरकार को कोई और नज़र नहीं आया। गरीब मलिन बस्ती में जो बैठे हुए गरीब आदमी, वही नज़र में आए। एक ही अगर हम लोगों को सरकार उठाना चाहती है तो कम से कम हम लोगों को कहीं बसाया जाए, घर दिया जाए। कि पिछले 8 सालों से लगातार सरकार बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री जी के कई बयान जो है आए हैं, मंत्रियों के बयान हैं, भाजपा के नेताओं और विधायकों के बयान हैं, लेकिन आज तक एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं उतरा, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, लेकिन एलिवेटेड रोड की चपेट में जिन गरीबों के मकान आ रहे हैं, उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है? जब तक उनका विस्थापन और पुनर्वास नहीं होता है, तब तक एलिवेटेड रोड का काम कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण है। जिनके घर वहां पर बने हैं, जो अपने बच्चों का लालन पालन वहां कर रहे हैं, जो अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। ये ऐसा है, विरोध करना उनका अपनी जगह है और विकास को गति देना, एलिवेटेड रोड इस समय देहरादून की डिमांड है, उसको देखना भी एक कार्य है। और ये एनटीसी का प्रोजेक्ट है, कोई सरकार ने अपना प्रोजेक्ट तो लाया नहीं, उसके नियम के अधीन होकर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से जाम वगैरह, गंदगी वगैरह कहीं कहीं देखने को मिल रही है, इन चीजों से निजात पाने के लिए, ये सब चीजों को करते हुए देखने के लिए निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड होने की इस समय देहरादून की मांग है, जिसको हमारी सरकार पूरी तरीके से धरातल पर उतार रही है। और जहां तक रही मलिन बस्तियों की बात, तो उसको भी हमारी सरकार लेकर चिंतित है। वो सभी हमारी देवतुल्य जनता है जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनके बारे में भी हमारी धामी सरकार चिंतित है और निश्चित तौर पर उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनके व्यवस्था के बारे में भी देखा जाएगा। कहना है कि हम किसी भी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो पहले ये मलिन बस्तियों का जो आपने सर्वे किया है, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनके लिए एक ठोस योजना सरकार को लानी चाहिए। और जो संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, उनके थ्योरी भी देखनी चाहिए, उसमें क्या सत्यता है, पर्यावरणीय स्थिति क्या है,
और पहले आपने देखा कि रिस्पना के अंदर आपने सीवर लाइन डाल दी। आपको उस समय उन अधिकारियों को भी दंडित करना चाहिए जिनके वजह से इतना बड़ा नुकसान हमारी प्रदेश सरकार का व केंद्र सरकार की योजनाओं में पैसा घोटाला हुआ है। वो लाइनें डली फिर हटेंगी। तो हम उत्तराखंड का अंदर साफ माना है, किसी भी योजना के हम विरोधी नहीं है। आज देहरादून की स्थिति सड़कों के हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो बहुत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। कहीं भी ट्रैफिक स्मूथ चलता नहीं है, सब जगह जाम की स्थिति है। रोडों का बनना नितांत आवश्यक है। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। प्रमोद कपरवान हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। लेखराज जिला मंत्री सीटू जी हमारे साथ में जुड़ेंगे आगे कार्यक्रम में, और कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी का पहले रुख कर रहे थे। जपेंद्र जी, कॉरिडोर निर्माण तक तो ठीक था, लेकिन मकानों पर लाल निशान से आम जनता परेशान है। एलिवेटेड रोड अच्छी चीज़ है, हम सब चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन बस्ती पर आफत के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी कह रहे हैं कि आपको उनकी चिंता नहीं है। सियासत करना कांग्रेस का काम है, बीजेपी नहीं करती क्या? की स्वार्थ की सियासत ना की होती तो आज अभी हम बाइट सुन रहे थे बस्ती वासियों की, मलिन बस्ती के इलाके से लोगों की। वो बेचारे 40 साल 45 साल से मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं, नदी किनारे बसने के लिए मजबूर हैं। वहां पे कांग्रेस की द्वारा दी हुई सुविधाएं वहां नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जो एक निर्बल वर्ग के तहत जो प्रधानमंत्री की भी योजनाएं हैं गरीबों को घर देने की, चाहे वो विकास से संबंधित ये एलिवेटेड रोड के उसकी संभावनाओं और उसके उपयोग के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। विकास अपनी जगह है, विकास होना है, लेकिन उससे पहले जितने लोग वहां उसकी जद में आएंगे उनके पुनर्वास की योजना, और जिस कंडीशन में आज वो जिस गंदगी में रह रहे हैं उससे बेहतर उन्हें मकान बनाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर करना, ये इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता और उसकी बेहतरी की योजनाओं के तौर पर इस एलिवेटेड रोड की योजना को देखा जाना चाहिए। उनके पुनर्वास को लेकर और बेहतर पुनर्वास को लेकर कोई संशय नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। कोई भी ऐसा जो विकास की जद में आ रहा है वो बेघर नहीं रहेगा। आज जिस स्थिति में है उससे बेहतर स्थिति में उसका जीवन यापन होगा, उससे बेहतर उसे घर मिलेगा, उससे बेहतर उसे सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का स्टैंड क्लियर है कि और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर मलिन बस्तियों के नाम पर राजनीति करना, अगर कांग्रेस को मलिन बस्तियों की इतनी ही चिंता होती तो आज ये मलिन बस्तियां देश में ना होती। उन मलिनों को मलिन की स्थिति में रखना ये कांग्रेस का शगल है। वो कांग्रेस का अपने उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा है। ना भारतीय जनता पार्टी पुष्टिकरण की राजनीति करती है, ना मलिन बस्तियों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रत्येक मलिन बस्ती को बेहतर सुविधाओं के साथ पुनर्वास के तहत अच्छी जगह बसाने की जो एक स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, राज्य सरकार का भी है, तो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये सब योजनाएं पूरी होंगी, उनका पुनर्वास हो जाएगा, तब हम आकलन करेंगे कि पहले की बेहतर सुविधाएं थी, आज की बेहतर सुविधाएं हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, आज राजनीति के लिए खुला मैदान है, आप करिए राजनीति, आपकी राजनीति का जवाब हम राजनीति से देंगे और विकास का जवाब हम पुनर्वास के रूप में देंगे प्रत्येक मलिन बस्ती वासी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में प्रमोद कपरवान जी हैं। ठीक है जपेंद्र जी, लेकिन एक चीज़ और, आपने सारी चीज़ों को बात कही कि आप मलिन बस्तियों पर राजनीति नहीं करते, लेकिन सर इनकी फिक्र तो आपको करनी चाहिए ना। हमारा सवाल कुछ और था और आपने पूरे समय ये कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है जबकि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सर आप राजनीतिक दल है। गरिमा जी, उनकी फिक्र है, इसीलिए स्वार्थ की राजनीति तक ठीक था, लेकिन और केवल मलिन बस्तियां बसाई, अगर उन्हें पुनर्वास की योजना आज तक 65 सालों में नहीं तो सर, लेकिन आज भी तो पुनर्वास की योजना पर आज भी कोई बड़ा काम नहीं हो गया।
पुनर्वास की योजनाएं लेके आ रहा है, बेहतर योजनाएं लेके आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो इन्हें पुनर्वास के तहत अच्छी सुविधाएं देने का जो स्वप्न है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रमोद कबीरवान जी क्या कहना चाहेंगे आप? पुनर्वास के लिए कुछ ना करने का आरोप है, लेकिन मुझे लग रहा है सालों से, खैर आप कांग्रेस के पक्ष में आप क्या कहेंगे? मेरे से कहा हाँ जी प्रमोद जी, आप बताइए, आप पर आरोप लगा रहे हैं पुनर्वास ना करने का। नहीं, देखिए गरिमा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, किस देश से उन्होंने जो है, ये जो भारत है ये गरीब मुक्त देश उन्होंने बनाना है। अब वो गरीबी मुक्त तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो उनका जो पूरे देश के अंदर एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि गरीब लोगों को समाप्त कर डालो, गरीबों पे, गरीब इनके दुश्मन है। और देखिए, आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से झुकी झोपड़ी अभी 2 महीने जो है सरकार गठित हुए और तमाम ध्वस्तीकरण करने का जो काम किया, वो दिल्ली की जनता से आप पूछ लीजिए। अब देखिए, आप जो है, अब आप उत्तराखंड में आ जाओ, अब आप एलिवेटेड रोड के नाम पर, ठीक है रोड बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, हमारी सड़कें बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन गरिमा जी, आप इनसे ये तो पूछिए कि आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है, जो ये कह रहे हैं कि इनका विस्थापन हो रहा है, ये विस्थापन आखिर कहां पर हो रहा है और कितने लोगों को इन्होंने विस्थापित किया है? कांग्रेस मांग कर रही है कि भाई आप, ठीक है, यूं तो मैं कहता हूं कि पूरी जो जमीन है वो सरकार की है। आज अगर जो आप जो है, सरकार किसी भी जो व्यक्ति है उसको कहेगी कि जमीन पे हमें कुछ बनाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आखिर जमीनें तो सरकार की ही होती हैं। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि ये एलिवेटेड रोड के नाम पर जो आप इन लोगों के घरों पर लाल रंग का जो लाल रंग से जो इनको तोड़ने का जो चिन्ह बना रहे हैं, आखिर कहीं पर भूमि पूजन हुआ होगा, कहीं पर 1 मंजिल बना होगा, अरे कहीं 2 कमरे बने हों, कहीं 1 कमरे बने। कुंवर चपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि इनको मलिन बस्तियों से निकाल करके अब ये जो है इनको जो है पॉश कॉलोनियों में बसा रहे हैं। अब ये कहीं ऐसा है कि अगर इन्होंने कहीं बसंत विहार में उनके लिए कहीं फ्लैट खरीदे हैं तो थोड़ा वो बता दें, या फिर रेस कोर्स में खरीदे हैं वहां बता दें, या फिर ये तो कम से कम कुछ तो बताएं। हम तो इनसे ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आपने जो है, आप अगर हाँ ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये गरीब मुक्त करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त नहीं करना चाहते, ये गरीबी मुक्त करना इनका उद्देश्य नहीं है। अरे उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपने मलिन बस्तियां बसाने का काम किया। सुनिए, सब लोग अपने हिसाब से जवाब देंगे तो कैसे चलेगा? जपेंद्र जी ने भी वही किया और आप भी अभी वही कर रहे हो। इन्होंने क्या किया, इस पर सारी बात क्यों? पूछेंगे ना, हम तो आपके चैनल सुनिए, ठीक है। अच्छा प्रमोद जी, सुन तो लीजिए कम से कम। प्रमोद जी, अब आप बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी आपसे पूछेगी, तो हम क्यों बैठे हुए हैं? और जवाब आप दोनों के सवालों का भी नहीं देना है। मैं क्या बोलूं उनको कि मेरे घर में आ जाओ? मेरे पास इतना बड़ा तो है नहीं, वो तो सरकार है, सरकार से ही तो प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन प्रमोद जी, हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन आप पर अगर आरोप लगाएं तो क्या आप सिर्फ ये कहेंगे कि उन्होंने क्या किया? आप अपना बताइए ना सर, आपके वक्त में आप पर आरोप लगा, आप बताइए आपने क्यों नहीं किया? उन्होंने आप पर आरोप लगाया, उसकी सफाई आपको देना ठीक लगता है कि नहीं लगता? जपेंद्र जी खुद ही कह रहे हैं कि वो हम लोगों ने जो है उनको कहीं ना कहीं तो बसाया है। गरीब लोग थे, नदी के किनारे बस गए, ठीक है। हमने कब जो है उनको उजाड़ने की बात कही? आप बताएं ना। हमने कब कहा कि भाई हम मलिन बस्तियों पे जो है डोजर चला देंगे? या हमारे जमाने में कभी अगर हमारी सरकार के समय पर? अरे सर, ये तर्क वाली बातें थोड़ी है कि आप किसी को कहीं भी बसा देंगे और जब आपका जी चाहेगा, आपके नए प्रोजेक्ट आएंगे तो आप उनके आशियाने उजाड़ देंगे। ये सहानुभूति किस काम की आपकी? ठीक है, अगर जपेंद्र जी ने भी ऐसा कहा तो मुझे लगता है गलत बात कही। चलिए ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनकी हम बात को सुनेंगे। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेखराज जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आपके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं, कुलदीप जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सभी मेहमान हैं। जपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं सर, लेकिन जल्दी से कहिएगा क्योंकि और मेहमानों को भी जोड़ना है, जल्दी से।
जी गरिमा जी, तस्वीर साफ हो गई। हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने खुद ही स्वीकार लिया कि भाई हमने उन्हें मलिन बस्तियों में मलिन के रूपों में बसाया। तो ये मलिन बस्तियों की राजनीति का जो आरोप हमने कांग्रेस पे लगाया है, तो आप ये मत समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है। ये आरोप सच है, इस आरोप में सत्यता है। अगर मलिन बस्तियों की और इस तरह की दुर्दशा की राजनीति कांग्रेस ने की है, तो आज उनके पुनर्वास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। अगर कांग्रेस ने इनके पुनर्वास के ऊपर विचार किया होता, ईमानदारी से सोचा होता और केवल वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल ना करके इनके अधिकार और अच्छा जीवन यापन के दृष्टिगत इन्हें अच्छे आवास देने की योजना पे काम किया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये कदम ना उठाना पड़ता, उनके पुनर्वास की और अच्छे घरों की योजनाएं ना बनानी पड़ती। और हम भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है वो फलीभूत होगी और उन्हें बेहतर जीवन यापन और बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप और हम इसी चैनल पर बैठकर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक और अच्छा काम जुड़ा। आज पूरे देश में 6.5 करोड़। ठीक है सर, अब उपलब्धियों पर नहीं बात करनी है, उपलब्धियों पर बात बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है जपेन जी और मेहमान भी तो आए हैं। अभी तक सिर्फ आपने और प्रमोद जी ने बोला है। प्लीज माफी चाहेंगे सर, प्लीज, और मेहमानों को भी जोड़ने दीजिए। गरिमा जी, 6.5 करोड़ से ज्यादा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्बल वर्ग को देश में दिए जा चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने वादे से और दोगुने किए थे। ठीक है, मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मैम, मलिन बस्तियों को बसाने पर सबने कहा कि हमने तो बस गए। ये सहानुभूति किस काम की? आप जिस दिन आएंगे उस दिन बुलडोजर चला देंगे। कहाँ जाएंगे? पुनर्वास को लेकर कोई रणनीति खास बनी ही नहीं आज तक। देखिए गरिमा जी, बहुत ही दुखद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने ये सिर्फ, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एग्री किया कि हमने मलिन बस्तियां बसाई तो सही, उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने ये बस्तियां बसाई हो। ये दोनों ही पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की बस्तियां बसाई। अभी अभी एक बाइट हम लोग देख रहे थे जिसमें एक महिला कह रही थी कि 40 वर्षों से हम इन मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इन लोगों का टारगेट जो था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का टारगेट था। 40 साल से एक फैमिली, एक नहीं, मतलब वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो 40 वर्षों से उसी स्थिति में रह रहे हैं। यानी कि इन सरकारों ने कभी भी गरीब को ऊपर बढ़ाने की कभी कोशिश ही नहीं की। सर फिर आप मौका ही नहीं देंगे बोलने का। जपेन जी बीच में नहीं, जपेन जी प्लीज कर लीजिएगा आप, जपेंद्र जी, क्योंकि हर जगह पे तो हम, हर रोड साइड पे, हर जगह पे तो आप ही लोगों का प्रचार सुन रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी से मैम। सुनिए ना कि आपकी सरकारों ने गलतियां भी की हैं, उसके बारे में भी सुनिए। अब अगर बात 40 वर्षों से, जपेन जी प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज जपेन जी। अगर हम उन बस्तियों में जाके देखें तो वहां की बस्तियों की इतनी बुरी स्थिति है कि वहां पे रहने वाले लोग भी न जाने किस प्रकार रहते होंगे। ना वहां पे कूड़े की व्यवस्था है, ना वहां पे गंदगी इतनी ज्यादा है, ना वहां पे सिर्फ ये 5 किलो राशन देके क्या इनको लगता है कि ये किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने भी वहां पे इंदिरा गांधी के टाइम पे, मेरे सुनने में आया कि वो मलिन बस्तियां बसी थी, तो वो मलिन बस्तियां फॉर द टाइम बीइंग बसी होंगी ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उन लोगों का उनको जो है आगे बढ़ाया जाए और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो लोग आगे जाके जी सकें। लेकिन आज आप स्थिति देखिए कि वो आज भी उन्हीं मलिन बस्तियों में है। बाकी हम जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो एलिवेटेड रोड का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा इस रोड के कारण जो हमें पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड जो राज्य बना था, अगर उस टाइम को याद करें तो एक देहरादून जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी हुआ करता था, जहाँ पे कनाल्स भी होती थी, नदियां थी, जंगल थे और जो लोग थे वो भी यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में यहाँ पे इस तरह की बस्तियां बसाई गई और आज भी वही वोट। आप ये बताइए कि वहां पे लोकल में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन उन लोगों की चिंता है जो दिल्ली से मसूरी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एलिवेटेड रोड बन रही है। हम मानते हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या इस शहर के अंदर है, लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक समाधान की तरफ सोचा भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ उन्हें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 61,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है
वो नजर आ रहा नहीं, है कि हाँ, प्रोजेक्ट में कहीं क्या है, देखिए, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यही है ना कि कहते हैं ना संगठित विकास भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दिखाना वो ही जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो हमें देखिए हमें किसी भी चीज का उतना ही दोहन करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे पास कुछ रहे। आप ये सोचिए ना कि पूरी तरह देहरादून का जो कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। एक समय था जो देहरादून में लोग आना पसंद करते थे, लेकिन आज यहाँ पे आप बदलते टेम्परेचर से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण के बारे में भी सोचना सरकारों की ही जिम्मेदारी है। ठीक है मैडम, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप जी भी हैं, उनके पास चलते। लेखराज जी इसके बाद आपके पास में आएंगे, पहले कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, कॉरिडोर निर्माण ठीक है, एक शहर को बेहतर जब बनाया जाता है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आता ही आता है। और स्मार्ट सिटी का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो मीनाक्षी जी ने अभी कहा कि कंक्रीट का जंगल बना दिया है, देखिए स्मार्ट सिटी का मतलब ही होता है कि सभी सुविधाएं, हाईटेक चीजें और आम भाषा में जो एक आम व्यक्ति समझता है। और देहरादून एक मैदानी इलाका है और जिस तरीके से प्रदेश का सबसे खास इलाका है, तो वहां पर चीजें विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अन्य जगहों पर भी विकास उतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। अब विकास की आड़ में कई सारी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मलिन बस्तियों का जिक्र भी छिड़ा है, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि हमने बस दिया। अभी जपेंद्र जी ने बड़ी एक आम सी बात कही कि बस गए ये भी रहेंगे कहीं, लेकिन क्या ये वाली सहानुभूति से इनका कुछ होगा? क्योंकि आप जब चाहेंगे इस तरीके का कोई कॉरिडोर का प्लान पास कर देंगे, उसके बाद में उन्हें वहां से फिर हटना पड़ जाएगा, तो कैसे चलेंगे ये काम? देहरादून में जो एलिवेटेड रोड का कॉन्सेप्ट आया है और जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ठीक है, विकास अगर किसी क्षेत्र का होता है तो विस्थापन भी उसके साथ साथ ही चलता है। और हमने उत्तराखंड में इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में ही है। और टिहरी के निर्माण के लिए कितना विस्थापन हुआ, किस प्रकार का विस्थापन हुआ, कैसे लोगों को अपने घर गांव, अपने पुरखों की ज़मीनें छोड़नी पड़ी, वो हम सब ने देखा है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। ठीक है, लेकिन भविष्य में उसकी परिणति किस रूप में निकल करके आई कि एक बड़ा डैम, एक बड़ा बिजली का संयंत्र जो है, जो देश को हजारों मेगावाट यूनिट जो है बिजली की सप्लाई कर रहा है, उन विकास के प्लेटफॉर्म पे लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। ठीक है, और टिहरी बांध को लेकर के भी किस प्रकार की राजनीति निकल करके आती थी। ठीक, ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हालांकि विषय से हट करके है। ठीक, लेकिन जो विस्थापन वाली बात हुई है, अब मैं एक सवाल बड़ा उठता है कि आज एलिवेटेड रोड को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ समय पहले भाजपा की ही सरकार में, वर्तमान भाजपा पिछली चौथी विधानसभा में जब त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ऋतुपर्णा के नाम से एक योजना शुरुआत की थी, ताकि रिस्पना नदी में पानी लौट सके और ये इसकी जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, इसकी पुराना वैभव जो है नदी का वो पुनः लौट सके। ठीक है, त्रिवेंद्र रावत कुर्सी से हटे और उसके बाद वो पूरी योजना की जो है धराशायी हो गई और वो भी उनके साथ चली गई। अब एक नई योजना आई है नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने की। पहला तो बड़ा सवाल ये है कि क्या देहरादून जैसी जगह में, जहां आपने इतनी सड़कें चौड़ी कर दी हैं, सारी चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई हैं, क्या रिस्पना के ऊपर एलिवेटेड रोड की ज़रूरत है? कितनी ज़रूरत है? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि देहरादून के भीतर ही इसमें 26 किलोमीटर का टोटल एरिया है, जो रिस्पना 11 किलोमीटर रिस्पना है और करीब 15 किलोमीटर जो है बिंदाल नदी है, इन दोनों के ऊपर बनना है। ये दोनों नदियां ही देहरादून की लाइफलाइन मानी जाती थी। हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए था कि हम इस नदी को, इन दोनों नदियों को पुनर्जीवित करते, देहरादून के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते, देहरादून का मौसम ठीक होता और जो क्लाइमेट चेंज, जो बहुत पर्यावरणीय नुकसान देहरादून को हुआ है बीते सालों में, वो लौट पाता। निसंदेह विकास की परिपाटी पर, विकास के प्लेटफॉर्म पर एलिवेटेड रोड की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस पर कुछ डीपीआर तैयार की होगी, पूरी एक योजना बनाने के बाद ही इस पर काम किया होगा कि इससे क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा। ठीक, लेकिन एक बड़ा सवाल गरिमा यहाँ यह भी सवाल उठता है कि अगर नदी के ऊपर सड़क बन रही है तो भी विरोध है,
अगर जंगलों को काट करके सड़क बन रहा है तो भी विरोध है, अगर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटा जाएगा तो उसका भी विरोध है, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो उसका भी विरोध है। तो अगर और उसके बावजूद हमारे पास विकास होना चाहिए और हमारे पास विकास के विकल्प होने चाहिए, तो कभी कभी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि राजनीतिक दलों के पास वो कौन से विकल्प हैं जिन विकल्पों की बात विपक्ष अक्सर करता रहता है, राजनीतिक दल अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम विकास चाहते हैं, हमें अगर बेहतर सड़कें चाहिए तो उसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, लेकिन अभी एक बात मैं यहाँ पर सुन रहा था चर्चा में कि पर्यावरण की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। दरअसल समस्या हमारे देश में एक बड़ी यह है कि सारी जिम्मेदारियां सरकारों की ही होती हैं। समाज में नागरिकों की, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, ह्यूमन राइट्स की तो बात सब करते हैं, नागरिक अधिकारों की तो बात सब करते हैं, लेकिन नागरिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। बिल्कुल, हमारे लिए क्या, प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। ये तो सरकार का काम है, पेड़ सरकार लगाएगी, पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, तालाब सरकार बनाएगी, सड़कें सरकार बनाएंगी, और फिर अगर कुछ होगा तो हम उसमें विरोध करेंगे, हम झंडा डंडा लेकर के पहुंच जाएंगे। ये एक ऐसा माहौल बन चुका है, मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में ही नहीं, देश में भी चीज़ों को लेकर के। क्या उत्तराखंड में आज से पहले जितनी सड़कें बनी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हों, क्या तब अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे? क्या तब लोगों को विस्थापित नहीं किया गया था? क्या तब पेड़ नहीं काटे गए होंगे? ठीक है, देहरादून में रह करके हमने बहुत खबरें लिखी, एनडी तिवारी के टाइम पर भी देहरादून में सड़कें बनी हैं, हमने तब भी खबरें लिखी थी, हम तभी पत्रकारिता कर रहे थे। हरीश रावत, विजय बवाणा के टाइम पर भी हमने पत्रकारिता की है जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज भाजपा के सरकार के दौर में भी हम पत्रकारिता कर रहे हैं। देहरादून में ट्रैफिक को लेकर के एक ऐसा बहाना मिल चुका है सरकारों के पास। आज वर्तमान में देहरादून में जितनी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी चौड़ी सड़कें आज से पहले कभी नहीं थी। हमने घंटाघर का वो बॉटल नेक को भी देखा है, जो घंटों जब जाम लगा करते थे। हमने यहाँ का सर्वे चौक भी देखा है, जब घंटों जाम लगा करते थे। ठीक, हमने 2006-07 में रिस्पना पुल पर भी जाम लगते हुए देखा है विधानसभा के पास, जब दूसरा पुल नहीं था। ठीक, और एक ही पुल हुआ करता था। तो आज चीजें बदली हैं, परिदृश्य बदला है, नए निर्माण भी हुए हैं, लेकिन समस्याएं क्या हैं कि सरकारें या हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन उस परिपाटी पर हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहते, और यही कारण है कि उत्तराखंड में आज देहरादून में एलिवेटेड रोड को लेकर के, क्योंकि इस 26 किलोमीटर की जो रोड है, इसमें बिल्कुल ये अभी मैं सुन रहा था ये बात, क्योंकि मुख्य जो विषय है वो 6,000 करोड़ रुपए है, 6,500 करोड़ रुपए जिससे सड़क का निर्माण होना है। ठीक है, तो अब ये इसमें लगभग 2600 जगहों पे इसमें निशान लगे हुए हैं जिनको विस्थापित होना है, या अतिक्रमण जो इसकी जद में आएंगे, जिनको हटाया जाएगा सड़कों के दोनों तरफ का हिस्सा। ठीक है, तो अब कहाँ सरकार इनको पुनर्स्थापित करेगी, क्या करेगी? एक तरफ तो उत्तराखंड में मूल निवास की बात हो रही है, एक तरफ ये हो रहा है कि भाई अगर उत्तराखंड के मूल निवासी नदियों के किनारे रह रहे हैं। ठीक है, एक तरफ उत्तराखंड में भू कानून की बात हो रही है कि बाहर के लोगों को जमीन नहीं दी जानी चाहिए अब। ठीक है, तो फिर अगर उत्तराखंड के लोगों के पास जमीन है तो फिर नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं वो कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं, इनकी क्या पहचान है? तो ऐसे अनेक सवाल हैं जो घूम रहे हैं, जिन पे सिर्फ राजनीति हो रही है। लेकिन इन सारे सवालों पर, चाहे वो प्रकृति के संदर्भ में हो, चाहे वो विकास के संदर्भ में हो, चाहे वो उत्तराखंड के जो जनजीवन है, उत्तराखंड की जो मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं, जिन पर आंदोलन हुए हैं, चाहे वो भू कानून की बात हुई हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म पे इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। हाँ, कुछ अगर हो रहा है तो देखने को जो मिल रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लेखराज जी हैं, जिला मंत्री की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। लेखराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बस्ती पर आफत आई तो सियासत शुरू हो गई। बस्ती वासियों को या मलिन बस्ती वाले लोगों को लेकर क्या किसी ने कभी एक उनके
उनके विकास के बारे में किसी ने सोचा क्या? ठीक है, शहर के विकास के बारे में बातचीत हो रही है और ये चीज़ें जब भी शहर में अलग अलग जगहों पर कोई भी कॉरिडोर बनता है, कोई भी सड़क निर्माण होता है तो इस तरीके की खबरें आना बड़ी आम बात है, लेकिन इन मलिन बस्ती वासियों का विकास कब होगा? जी रीमा जी, जो एलिवेटेड रोड का सवाल है और एनजीटी का सवाल, इन दोनों सवालों को लेकर के मलिन बस्तियों के जो लोग हैं वो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और उन गरीबों के पास में रहने के लिए छतें नहीं है। किसी तरीके से उन्होंने अपना पैसा जोड़ करके एक एक पैसा पीट काट करके उन्होंने अपना घर बनाया और उन घरों को ये एलिवेटेड रोड के नाम पर उनकी तिलांजलि दे देंगे, उनको तोड़ देंगे, तो वो बहुत चिंतित है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जिस तरीके से बस्तियों के अंदर हम लोग गए हैं, हमने लोगों की जो भावना है वो देखी है, वो बहुत चिंतित है। वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो अन्य दलों की सरकार रही है, उन्होंने बस्तियों की तरफ जो है उन्हीं को जो उजाड़ने की बात करी है। हालांकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने तो बचाया है। 2000 जब नारायण तिवारी जी की सरकार थी तब ये एलिवेटेड रोड का एक प्लान आया था, उस समय भी विरोध हुआ था और विरोध होने के बाद उसको वापस लिया गया। हमारा ये कहना है कि इस स्मार्ट सिटी में क्या गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं है? क्या गरीब जो है अपनी झोपड़ी डाल करके वो रह नहीं सकता है? वो कहाँ जाएगा? आपको मालूम है 1-1 लाख रुपए गज जमीनें हैं, वो कहाँ पर जाकर के अपना घर बसाएगा? कहाँ पे? मेरा ये कहना है कि अगर वैसे तो जरूरत नहीं है एलिवेटेड रोड की, क्योंकि आपका राजपुर रोड चौड़ा कर दिया आपने कैनाल रोड बना दिया है रिस्पना के किनारे, आपने जो है सेंधा रोड के हजारों की संख्या में पेड़ काट करके सेंधा रोड को चौड़ा कर दिया है। आप किसके लिए कर रहे हैं ये सब चीज? ताकि बाहर से लोग आए, उन्हें तो पहले से जो है पैक करता है इतना ज्यादा, और वहाँ पर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि आप एलिवेटेड रोड बना करके भी जो है मसूरी के अंदर लोगों को भेजेंगे पर्यटक के, वो चले जाते हैं। मेरा ये कहना है अगर इतना ही ज्यादा जरूरी है आपको, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पर्यावरणीय हिसाब से भी, और वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतनी ज्यादा जरूरत है, जो भी आदमी है, क्योंकि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला है, उनके भी दिशा निर्देश हैं कि कहीं पर भी आप कोई भी परियोजना बनाएंगे सबसे पहले आप वहाँ के जो लोग हैं उनको आप पुनर्वास करेंगे। आपने यहाँ पर हुआ भी है, ऐसा नहीं है। आनंद बाजार का है, वहाँ पर 300 करोड़ आपने दिए। आपका चक्रोता रूट हुआ है, वहाँ पर आपने जो है उनको दुकानें दी कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसी तरीके से जहाँ पर हमारा C2 का कार्यालय है इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान में, रीडेवलपमेंट प्लान बाद में, पहले हमें जगह दे दी गई, चाहे वो छोटा ही ऑफिस मिला है, उसकी प्रगति कम है, लेकिन हमें जगह दी गई है, दुकानदारों को जगह दी गई है। इसी तरीके से हमारी ये मांग है, आप पहले पुनर्वास करें, आप उनको मार्केट रेट पे मुआवजा दें, चाहे वो कभी का भी बसा हुआ है, हिंदुस्तान का नागरिक है। अभी भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग क्या कहना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाहर से आके बसे हुए। जनाब ये जो है 50-50 साल हो गए इनको यहाँ पर बसे हुए। हमने बचपन यहीं पर, हमारा जन्म यहीं का है। जब मैं छोटा था, मैं सेंधा रोड पे जाता था तो पेड़ गुंबद बनाते थे, बड़ा हाथ पड़ा था। ये क्या कर दिया शहर का? ये जो अंधा विकास है, ये अंधा विकास सिर्फ जो है अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए ये बनाने, ठीक है, संगठित विकास नहीं है। आप कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कि संगठित विकास नहीं है। जपेंद्र जी, हाँ, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से जवाब ले लें हम सर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये क्लियर हो जाए कि जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा, पुनर्वास आवश्यक है और जो लोग बहुत लंबे समय से उन बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, मलिन बस्तियों के वासी के तौर पर पहचाने जाते हैं, उन्हें कांग्रेस ने बसाया, क्यों बसाया, कब बसाया, वोट बैंक बनाया, हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नजर में आज वो देश के नागरिक हैं, उत्तराखंड के नागरिक हैं और उन्हें अधिकार है बेहतर रहन सहन का। उनके पुनर्वास की योजनाएं विकास की कीमत पर नहीं बन रही हैं, उनका पुनर्वास आवश्यक है, उनका पुनर्वास किया जाएगा।
घर छोटा हो बड़ा हो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन कोई भी बेघर नहीं रहेगा। आज जिस स्थिति में रह रहे हैं उससे बेहतर स्थिति के उन्हें आवास मिलने हैं, उससे बेहतर उन्हें माहौल मिलना है, सफाई वाला माहौल मिलना है, उनके बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा का उसमें इंतजाम हो। वो अब कितने जोन्स में बसाए जाते हैं वो एक अलग विषय है। सरकार के पास पर्याप्त लैंड बैंक है जहां उनके पुनर्वास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना है। विकास भी होना है, विकास की कीमत पे किसी को बेघर नहीं होना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वायदा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की छत को छीने बिना विकास को भी आगे बढ़ाएगी और उनके बेहतर पुनर्वास के साथ उनके बेहतर जीवन यापन की योजनाओं को भी अमली जामा पहनाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ठीक है प्रमोद जी। हाँ लेखराज जी, इसके बाद आएंगे आपके पास दोबारा से। हाँ यदि देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी उनका अगर प्रवास के लिए उनके लिए आवास बना रही है तो फिर आखिर गरीबों में ये चिंता क्यों है भाई कि जो है हमारा घर तोड़ा जा रहा है? तो आप उनको विश्वास में लीजिए, उनको दिखाइए। हमें भी प्रमोद जी बड़ी माफी से आपको टोक रहे हैं। वो तो बाइट के शुरू में ही बता दिया कि कांग्रेस ने हमें बचाया है। कांग्रेस कहेगी तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो हम राजनीति करेंगे। वो तो इस तस्वीर ठीक है जपेंद्र जी आप बीच में बोलते हैं, गलत चीज है ना। जपेंद्र जी आप हर बार यही करेंगे तो फिर गलत बात है। जपेंद्र जी प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ, आप गलत चीज कर रहे हैं ना। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उसके बाद ये चीजों की उम्मीद आपसे नहीं है। गरिमा जी जब झूठ बोला गया हमने तो सिर्फ एक सत्यता की और इशारा करा ना कि ठीक है, डिबेट के शुरू होते ही बता दिया बस्ती वालों ने कि कांग्रेस ने बसाया है, कांग्रेस चाहेगी तो हम उठ जाएंगे, अगर कांग्रेस चाहेगी तो हम राजनीति करेंगे कांग्रेस। वो हम तो उस चरित्र का पर्दाफाश कर रहे हैं ना, हमें बीच में टोकने की लेकिन जपेंद्र जी किसी एक बाइट को अगर आप मुद्दा बना रहे हैं तो मैं ऐसी 10 और बाइटें आपको सुना दूंगी जिसमें आपकी सरकार को लेकर जनता ने शिकायतें दर्ज की है। तो प्लीज वो चीज फिर आप गलत मत करिए, प्लीज सर, उनको बोलने दीजिए। प्रमोद जी जल्दी से बोलिए आप। गरिमा जी इस चैनल के माध्यम से पहले आप ये बताएं कि जिन्होंने बसाया होगा, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीब कहीं पर आता है, झोपड़ी बना के रहने लगता है, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई रिस्पना पुल पे इन गरीबों की झोपड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी की काली नजर पड़ेगी। वो अलग बात है कि ये झूठ बोल करके बरगला करके इनको विस्थापन की बात कर रहे हैं। यदि विस्थापन की बात होती तो बस्ती के लोग कौन नहीं चाहता कि झोपड़ी से उसका घर छत का लेंटर का हो जाए, और वो कौन से इनसे बसंत बिहार में मांग रहे हैं। वो तो इनसे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई आप ये बता दें कि कहां पर आप उनका विस्थापन कर रहे हैं, वो भी जो है उनको भी रातों की नींद आनी शुरू हो जाएगी। बोलना बड़ा सरल है, किसी गरीब ने कैसे कैसे करके झोपड़ी बनाई होगी, कैसे कैसे करके ठीक है सर। प्रमोद जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपकी बात को हम विस्तार से सुनेंगे। इस बीच को बड़ी जानकारी बदायूं से सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बदायूं से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर आग की खबर सामने आई है। लगातार फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बदायूं से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बरेली के फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता दें, उझानी से मुजरिया जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सहसवान थाना क्षेत्र से दूरी पर आग, बरेली की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बदायूं से खबर, मेंथा फैक्ट्री में आग का तांडव अभी भी जारी है। और हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रितेश चौहान जुड़ चुके हैं। रितेश, भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी तेजी के साथ में फैली है। पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल क्या स्थितियां हैं, क्या आग पर काबू पाया जा सका? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है बदायूं के उझानी का है। लगातार 3 जगह जो कल आग लगी थी देर रात, 2 जगह आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन एक जगह जो फैक्ट्री में आग लगी थी उस पर काबू नहीं पाया गया। कल रात से जो है आग लगातार टीमें, फायर ब्रिगेड टीमें हैं लगातार बरेली से और बदायूं से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो लगातार लगी हुई, लेकिन फैक्ट्री में अभी तक आग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे बरेली से, जहां पर भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। देवभूमि के दंगल में जुड़े सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी के चलते अपनी चर्चा को यहीं पर
रोकना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन सीधा आपको